हम जानते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। खैर ये सब चीजें भी अभी बदल गया है, एनर्जी ऑल्सो कैन बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, वो बात अलग है। तो पहले हम कहेंगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे बोलते थे। लेकिन आइंस्टाइन थ्योरी सामने आने के बाद वो बोले कि आप एनर्जी को, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। खैर दैट इज नॉट येट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सिलेबस। तो हम आइंस्टाइन की पहले की चीज बता रहे हैं। क्या बात बोल रहे हैं? टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। हम लोग पिछले लोग हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे चीजों को, नहीं? लेकिन एनर्जी तो कंजर्व्ड है, लेकिन वो अपना फॉर्म बदलते रहता है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन ए बल्ब इज ग्लोइंग और ए हीटर इज रनिंग, इट कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। एनर्जी अपना फॉर्म बदलता है, लेकिन टोटल एनर्जी तो वही रहता है। लेकिन यहां पर हम लोग कुछ दूसरा बोल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी मतलब जैसे हम लोग बात किए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, उससे बात किए थे। ये जो मैकेनिकल एनर्जी ये कंजर्व रहता है। कब? आप तो बोले कि सर अभी तो बोले कि एनर्जी का फॉर्म बदल जाता है, इसका भी फॉर्म बदल जाता है। और हम आपको ये भी बोले थे कि एक पर्टिकुलर टाइप की फोर्स की जरूरत होता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या आप लोगों को याद है कौन सा फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, वन फॉर्म से अदर फॉर्म में बदलने के लिए? मैं हाथ को रगड़ रहा हूं, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ माई हैंड इज कन्वर्टिंग इनटू हीट। तो व्हाट इज दैट फोर्स हेल्पिंग मी टू कन्वर्ट वन एनर्जी इनटू अदर? मैं कोई एक कॉइल को घुमाता हूं किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच हेल्पिंग इट टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? बताए थे, आप लोग भूल गए होंगे। दैट इज कॉल्ड ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यस, a non-conservative force is always responsible for converting energy from one form to other. Repeating, a non-conservative force is always responsible for converting energy from one form to other. इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कब रहेगा भाई? जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं। बट ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लॉ का, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर बुक्स। तो क्या लिखेंगे इसमें? इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी associated with a body or system of masses remain conserved। जो था जितना था उतना ही रहेगा, remain conserved। ठीक है, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा। कब तक? इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर ये सब फोर्सेस आ गए तो नहीं रहेगा। अच्छा, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। अगर हम जानते हैं कि कोई बॉडी को अगर ऊपर फेंकेंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी घटेगा। नीचे गिरेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही घटेगा। कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी। स्टेटमेंट का मतलब हुआ गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन
पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसा होता है। लॉ सिंपल है, आपके लेवल में इतना ही देखो, जबकि इस लॉ को लेके दुनिया खड़ा है, बहुत सारे चीज इसमें आते हैं। तो हम लोग देखेंगे फॉर ए बॉडी इफ देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ए कांस्टेंट। इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर देयर, देन थिंग्स विल चेंज। उसको भी हम लोग देखेंगे, चिंता की कोई बात नहीं, विथ प्रॉपर रीजनिंग कि कहाँ गया वो एनर्जी, अगर घट गया तो कहाँ गया, बढ़ गया तो कहाँ से आया, वो सब भी हम लोग देखेंगे। लेकिन स्कूल लेवल में ना इसके ऊपर बहुत एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन ऐसे आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्कूल लेवल का। कंसिडरिंग फ्री फॉल of a body from a height h, verify law of conservation of mechanical energy। ये 10th क्लास वालों का बोर्ड एग्जाम में बात आता है। ठीक है, तो कोई एक बॉडी को यहां से मास m को हम यहां से h हाइट से गिरा दिए। जब वो नीचे आ गया था बाय ये डिस्टेंस स्मॉल h यहां पर था, जब पूरा नीचे आ गया वो यहां पर था। हमें प्रूफ करना है कि एट पोजीशन ए, एट पोजीशन बी, एट पोजीशन सी, तीनों पोजीशन में द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विथ वाज सेम। ठीक है, सो क्या करना है हमें, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, व्हेन ड्रॉप्ड एट ए, काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा ए में, 0। वाई, बिकॉज ड्रॉप्ड, इनिशियल वेलोसिटी 0 था। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी एच विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, 0 प्लस एम जी एच इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, एट बी और ए टू बी मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी कितना था मालूम नहीं है, एक्सीलरेशन वाज g, डिस्प्लेसमेंट वाज h, ऐसा था। तो इससे हम v निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 2a के जगह g, s के जगह h, v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो अब क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी एट b इज हाफ m v स्क्वायर के जगह 2gh लिखेंगे। तो क्या आएगा, v स्क्वायर के जगह 2gh लिख देंगे तो mgh आ गया, mg स्मॉल h। पोटेंशियल एनर्जी एट बी में जब था वो नीचे से क्या हाइट पे था, इट वाज एट ए हाइट h माइनस h, पोटेंशियल एनर्जी इज m g h माइनस h। सो बी में काइनेटिक एनर्जी को देखो, पोटेंशियल एनर्जी को देखो। अभी मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग फोटो ले सकते हो। तो अब मैं निकालूंगा टोटल एनर्जी एट बी। चलिए ठीक है, बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी एट बी का। टोटल एनर्जी एट बी इज mgh प्लस mgh माइनस h
जोड़ो तो क्या मिला, mgh। अरे वाह बढ़िया, ए पे जितना एनर्जी था बी पे वही एनर्जी है। ए टू सी मोशन को देखिए, वेलोसिटी एट सी, you know by the same formula it is root over of 2gh। तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या हुआ, हाफ एम जी सी स्क्वायर, कितना, इट इज एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो जमीन से 0 हाइट पे है, तो टोटल एनर्जी एट सी is coming out to be this plus this mgh। समझ में आया, तो ये चीज आप लोगों को समझ में अभी आया। खैर, तो हम क्या कहेंगे, टोटल एनर्जी एट ए बी एंड सी इज द सेम। हो गया वेरिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग अपने लेवल की क्वेश्चन पे जाएंगे। नाउ स्ट्रेट वे वी शैल स्टार्ट वर्किंग सम क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन लिखते जाऊंगा, आप लोग आंसर करते जाओ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कोई चीज यहां से फिसला, ऐसे फिसला, ऐसे फिसला, ऐसे करके आया, ठीक है। और मान लो कि ये यहां से आके ऐसे जंप कर गया, ठीक है, और यहां से फिसलना शुरू किया था। ये हाइट दिया है, सपोज हम कहेंगे 8 मीटर, ये हाइट दिया है कितना, 3 मीटर। क्या क्वेश्चन दिया है, द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन फ्रॉम ए ऑन द स्मूथ इंक्लाइन एंड, अच्छा, फाइंड with what velocity or what speed it jumps out at B। अब ये जंप करके निकलेगा तो कितना स्पीड में निकलेगा, कितना सिंपल है, 10 मीटर पर सेकंड। ये देखा कैसे हमारे वीर जवान आंसर बता रहे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, a block slides from A and climbs up to B, climbs up to B, neglecting friction, find OA by OB। O क्या है, O is this point, हाँ, O is this point, OA by OB क्या होगा निकालो। A से फिसला B तक चढ़ा। अब मैं सॉल्यूशन बनाता हूं इसमें। Now for A to B motion, 8 मीटर हाइट से फिसलना शुरू किया, बी पे पहुंचेगा तो क्या क्या वेलोसिटी होगा। ऑब्वियसली नीचे आया है, पहले 8 मीटर हाइट में था, अब 3 मीटर हाइट में आया है, तो देयर इज सम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन गया कहां वो पोटेंशियल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी।
तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनली क्या काइनेटिक एनर्जी था माइनस शुरू में क्या काइनेटिक एनर्जी था, शुरू में तो कुछ नहीं था। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यू नो इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना। कितना नीचे आया, कोई मास m अगर h नीचे आता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ये कितना नीचे आया है, a से b तक आने में कितना नीचे आया है, अरे अरे ये तो इतना ही नीचे आया है, कितना 5 मीटर। तो हम कहेंगे इट इज mg5। तो अब हम m को दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे तो v मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां से जब वो कूदेगा कितना वेलोसिटी में, 10 मीटर पर सेकेंड में। दूसरे क्वेश्चन में कोई चीज A से फिसलना शुरू किया, A से फिसलना शुरू किया, B तक चढ़ा, B तक चढ़ा, B तक चढ़ा, ध्यान से सुनो, B तक चढ़ा का मतलब और नहीं चढ़ेगा, यहां तक आएगा फिर से वापस आएगा। मतलब हुआ क्या, ये ऐसे आया स्वी, फिर से यहां से वापस। मतलब यहां पर इसका वेलोसिटी क्या था, 0। यहां पर, यहां से रुका फिर वापस आया, यहां पर वेलोसिटी 0 था। तो आप क्या कहोगे, एज काइनेटिक एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम तो जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज सेम। यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी सेम। दोनों का काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B। मतलब अगर ये हाइट h1 है, h है, तो ये हाइट भी h ही होगा। समझ में आया क्या। चलो इसको h1 इसको h2 लिखते हैं। हम कहेंगे mgh1 इज इक्वल टू mgh2 implies h1 is equal to h2। h1 h2 पता चल गया। now what is OA? now h1 by OA is sin 45। h1 by OA is sin 45। h2 by OA is h2 by OA is sin 30। तो h1 by h2 करना है, डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को, OA कैंसिल हो जाएगा, h1 by, हाँ हमें तो h1 h2 बराबर है, डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, ये OA था ये OB था, सॉरी h2 by OB। हाँ डिवाइड कर देंगे, अगर हम निकालेंगे दिस डिवाइडेड बाय दिस तो क्या मिलेगा, OA by OB। डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड करो, h by OA इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, डिवाइडेड बाय h by OB। क्या हो गया, h by OA था sin 45 बाय sin 30। कितना सिंपल है। तो क्या मिला, OB by OA इज इक्वल टू sin 45 होता है 1/√2, ये 1/2, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी √2। OB by OA हो गया √2, पूछा था OA by OB, वो 1/√2 होगा। OA by OB will be equal to 1/√2। Now we go for question number 3। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं तो वीडियो भेज देता हूँ। I send the video। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगर हम कहेंगे कि यहां से कोई बॉल को ऐसे फेंका गया u स्पीड में और ऐसे फेंका गया 15 मीटर पर सेकेंड में, क्या हाइट से, कोई 20 मीटर हाइट से, 20 मीटर का हाइट से फेंका गया। तो गया ऐसे, ऐसे आया, ऐसे गिरा। पूछा है बताओ कितना स्पीड में गिरेगा, फाइंड। क्या पूछा है, पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ
स्ट्राइकिंग ग्राउंड, कितना वेलोसिटी में ये नीचे मारेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग तो चालाक बच्चे हो, फटाफट कर लोगे। कर लो कर लो कर लो कर लो, जितना करोगे उतना बढ़ोगे। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और वैसे भी मैं अभी इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया कहाँ। धीरे धीरे हल्के फुल्के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोई बॉल को यहां से u वेलोसिटी में फेंका गया और एक बॉल को u वेलोसिटी में फेंका गया। ये 2m है और ये m है। ये नीचे आया और ये इधर बढ़ा। जब ये गिरा उसका वेलोसिटी था v1 और जब ये गिरा इसका वेलोसिटी था v2। तो ये बॉल का नाम दे देते हैं, ये a है ये b है। Two balls were thrown as shown. Which one strikes? Which one strikes ground with greater kinetic energy? Which one strikes ground with greater kinetic energy? What is more, V1 और V2? कौन ज्यादा है, V1 ज्यादा है कि V2 ज्यादा है? पहला वाला क्वेश्चन तो ये तो इसको 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। सर ऐसा क्वेश्चन तो आप किए नहीं। अरे आप लोग तो महान लोग हो, कर लोगे। मैं करता हूं, देखो हमें तो भी पूछा है, मतलब ए से बी तक का मोशन। ए से बी तक का मोशन में, ओवरऑल मोशन में बॉडी नीचे आया कि ऊपर गया? नीचे आया। पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी पक्का गेन हुआ होगा, तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? फाइनली उसके पास हाफ एम वी स्क्वायर था, जबकि शुरू में हाफ एम 15 का स्क्वायर था। ओ ऐसा है क्या? चलो ठीक है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना नीचे आया? ये ऊपर जाके नीचे आया या नीचे आके इधर से घूम के आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कितना नीचे आया? यहां से यहां पर इतना नीचे आया है। कितना? 20 मीटर। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mg20। ये m हर जगह कंफ्यूजनिंग है ना, ये कंफ्यूजनिंग m को भगाते ही यहां से रह गया कौन? v स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर ले आया, g20 मिल गया। v का वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड। आंसर तो बन गया, लेकिन साथ साथ और भी एक चीज देखो, ये मास कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, 2 kg का हो या 10 kg का हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास बिकॉज इट इज कैंसिलिंग आउट। अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो क्या आप इस केस में बता सकते हो अब ये कितना वेलोसिटी में गिरेगा? ये काइनेटिक एनर्जी सेम होगा क्या? नहीं, v विल बी सेम। सेम लॉजिक देखो, यहां से फेंकेंगे यहां पर गिरेगा। v कितना होगा? किसके ऊपर डिपेंड करता है? u के ऊपर, h के ऊपर। मतलब दोनों का u बराबर था, h बराबर था, तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? v1 इज इक्वल टू v2। लेकिन v1 v2 दोनों का बराबर होने से काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा क्या? देयर मासेस आर डिफरेंट, है ना। तो हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ a और काइनेटिक एनर्जी ऑफ a इज मोर एज क्या कहेंगे कि मास इज मोर एज इट्स मास इज मोर। समझ में आया क्या? लेकिन वेलोसिटी दोनों का स्पीड नीचे बराबर रहेगा। इसके ये जितना वेलोसिटी में गिरेगा ये उतने ही वेलोसिटी में गिरेगा। क्यों?
क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर, कितना वेलोसिटी में फेंके थे और कितना हाइट से गिरा। अगर मैं लिखना चाहूंगा कि वेलोसिटी बराबर तो है लेकिन है कितना, तो मिलेगा u स्क्वायर प्लस 2gh। h क्या है ये दिया नहीं था, h अज्यूम कर लो। दोनों का वेलोसिटी वही होगा जैसे यहां पर हुआ, नहीं? और काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा। Upon reaching ground, both will have same velocity but different kinetic energy। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ ये कि यहां से कोई एक बॉल को हम क्या किए, कुछ काइनेटिक एनर्जी में फेंके, कितना 100 जूल हो गया, ऐसे 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 ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, जब वो छत की लेवल पे जा रहा था और आ रहा था, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना था? इट वाज से 40 जूल्स। ये हो गया केस 1 जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? कोई बॉल को 100 जूल काइनेटिक एनर्जी में फेंके, जब यहां तक पहुंचा उसका काइनेटिक एनर्जी था 40 जूल्स। नाउ आई थ्रो द बॉल विथ काइनेटिक एनर्जी 150 जूल्स, 150 जूल में भेजा। अब ये और ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। क्वेश्चन ये है कि इस लेवल पे जब वो पहुंचेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? थोड़ा सा घुमाया हूं, आप लोग तो बड़े चालाक बच्चे हो, कर लोगे। रेफर टू केस 1। दोनों केस में मास बराबर है, मास इज सेम। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट बी इन केस 2। बताना है आपको। 90 joules। कोई बोल रहा है कुछ 90 जूल्स, ऐसा कोई बोला। एनी अदर आंसर? राइट। क्या कोई आंसर बोल सकता है? चलिए लगे रहो। क्वेश्चन नंबर 6। मैं थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि आई स्टार्टेड लेट नाउ, तो आई हैव टू कवर माय लेट। तो मैं तो कंटिन्यूअसली किए जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, फिर पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ? तो यहां से a block was released from rest at a find maximum velocity of the particle of the block during its motion in the hemispherical बाउल। जब इसको छोड़ दिए, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा? सर नोट 2 दिया।
रूट ओवर ऑफ 2gr कोई बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए। मास m को यहां से फेंका गया, यहां पर आया, ऊपर गया, नीचे आया, पूरा नीचे आया। b के साथ भी वही है। तो हम कहेंगे अगर ये पोजीशन को a और ये पोजीशन को b कहेंगे, तो ये पोजीशन को a डैश, ये पोजीशन को b डैश कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, a टू b जाने में बॉल का पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ होगा। कौन सा केस में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ होगा, a टू b जाने में और a डैश टू b डैश जाने में। अरे दोनों ही केस में मास बराबर है, सेम हाइट में गया है ना, इसी लेवल पे तो आया। इट हैज गॉन टू द लेवल ऑफ द रूफ। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज सेम इन ईच केस। कैसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों केस में ये सेम हाइट तक आया है, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में इसे लिखेंगे, gain in potential energy is same for A to B and A dash to B dash motion. For A to B motion, gain in potential energy is equal to loss in kinetic energy, है ना। यहां से यहां तक गया है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है, काइनेटिक एनर्जी लॉस किया है। कितना लॉस किया है, पहले था 100 और ऊपर था 40, तो 60 जूल्स। देखो मेरा पहलवान बता दिया है, इट इज कमिंग आउट टू बी 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 जूल्स। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल। तो ये केस में, इस केस में भी ये है, तो हम क्या कहेंगे, फॉर A dash to B dash, gain in potential energy is equal to loss in kinetic energy. Gain in potential energy तो अभी हम निकाल दिए, दोनों केस में बराबर है 60, that is equal to loss in kinetic energy। मतलब पहले तो था 150, अब कितना है, के ई डैश को माइनस के ई डैश, के ई एट बी डैश, के ई एट बी डैश, ये पूछा गया था। हाँ, तो क्या मिल गया देखो, तो के ई बी डैश को इधर ले आओ, 60 को इधर ले लो, मिलेगा के ई बी डैश इज इक्वल टू 90 जूल। 100 में फेंकने से अगर यहाँ पर 40 होता है, 150 में फेंकेंगे यहाँ पर 90 जूल होगा, क्योंकि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगा, है कि नहीं। अब दूसरा केस में जब वो ऊपर से फिसल के नीचे आया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ कि गेन हुआ, लॉस हुआ, ऑब्वियसली नीचे जाएगा तो लॉस होगा, नहीं। हाँ, कितना आर नीचे आया है, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर होगा, जहां पर सबसे ज्यादा लॉस होगा, सबसे ज्यादा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। सबसे ज्यादा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होगा, जो जब वो सबसे ज्यादा नीचे जाएगा। अब ये यहां से फिसला ऐसे ऐसे जा रहा है, सबसे नीचे कब है, यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन इट रीचेस lowest point, when it reaches lowest point, loss in potential energy is maximum when it reaches lowest point। अच्छा, तो क्या कहेंगे, so gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy। शुरू में तो उसका वेलोसिटी 0 था, अगर यहाँ पर वेलोसिटी v है तो हम कहेंगे हाफ mv² माइनस 0 इज इक्वल टू कितना लॉस हुआ है, आर नीचे आया है, एम जी आर। देखो ये भी वो बोल दिया था, रूट ओवर ऑफ 2gr। फटाफट 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 फटाफट, ये बच्चे हैं कि मिसाइल, बड़े स्पीड में बोलते हैं, है कि नहीं। स्टार्ट। अब हुआ यूं कि यहाँ पर एक पुली है,
पुली में एक ब्लॉक लगा है, ये ब्लॉक यहाँ पे ऐसे लगा है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। और क्या हुआ, इनको छोड़ दिया गया तो मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg when 3 kg has gone down by 5 मीटर। जब 3 kg 5 मीटर नीचे जाएगा 2 kg का वेलोसिटी क्या होगा, सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, पुली लगा है, पुली में ब्लॉक लगा है, ब्लॉक में और एक पुली गया इधर, ये आया ब्लॉक, ये ब्लॉक लगा है, ये लगा है 4 kg, ये लगा है 1 kg। फाइंड वेलोसिटी ऑफ velocity of 1 kg when 4 kg goes down by कितना 5 meters। चलो ये सब चीजें आपको करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओगे तो आप लोग कर लोगे। बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी का ब्रेन नहीं चाहिए, नॉर्मल डेंसिटी ब्रेन कैन वर्क कैन फाइंड आउट। दिमाग पर जोर लगाने में अगर घुटने में दर्द हुआ तो जान लो दिमाग कहाँ पे है, दर्द नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करोगे। चलिए, अब हुआ यूं कि ये 3 kg तो नीचे जाएगा ही, क्योंकि ज्यादा बड़ा ये छोटा है, ये नीचे जाएगा। जब ये 5 मीटर नीचे जाएगा, गया कितना 5 मीटर, तब यहाँ पे आ गया होगा। पूछा है कि जब ये 5 मीटर नीचे आया, 5 मीटर नीचे आया, इसका वेलोसिटी क्या होगा। अब क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन जो भी होगा इसका भी तो वही होगा। और ये कितना ऊपर गया होगा, जब 3 kg जाएगा नीचे 5 मीटर, ये कितना ऊपर गया होगा, कितना गया होगा, ये 5 मीटर नीचे आएगा तो ये भी तो 5 मीटर ऊपर जाएगा। अगर इसका वेलोसिटी v हुआ तो इसका भी वेलोसिटी v हुआ, दे आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग, है कि नहीं। अच्छा, तो हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वाला। अच्छा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसका हुआ, 3 kg का हुआ कि 2 kg का हुआ कि दोनों का हुआ। अरे दोनों तो रेस्ट में थे, ये चलने लगा है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गया, इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गया, दोनों ही गेन किए, है कि नहीं। क्या आप में से कोई फटाक से मेरे को आंसर देगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। माइक्रोफोन ऑन करके रेडी रहो और बताओ 3 kg का काइनेटिक एनर्जी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड की अपवर्ड। 3 kg का काइनेटिक एनर्जी किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ही नहीं है। वेरी गुड, मतलब स्मार्ट लोग है। तो मतलब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी, टोटल गेन कितना हुआ, इसका गेन हो गया हाफ 3v², v कितना है मालूम नहीं, निकालना, प्लस 2 kg का कितना गेन हुआ, हाफ 2v²। अच्छा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, किसका लॉस हुआ है, 3 kg का कि 2 kg का कि दोनों का पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है, 3 kg का लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 5 मीटर नीचे आया जो, अच्छा 3g5। 2 kg का लॉस नहीं हुआ है, वो तो ऊपर गया ना, गेन हुआ है। कितना गेन हुआ है, 2g5। लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर गेन हुआ है 2g5, लॉस हुआ है -2g5, ये समझ में आना चाहिए। So this is the total loss in potential energy, total gain in kinetic energy.
जोड़ो 3/2 प्लस v स्क्वायर, ये कितना हो गया 5v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू g इंटू 5, 3g 5 2g 5g इंटू 5, मिल गया v का वैल्यू। इट इज 100/5 इज 20 इज 2√5 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आया क्या? मैं बोला तो पूरा, लिखा थोड़ा सा। जिनको समझ में आया आप प्रूफ करो कि आपको समझ में आया है, ऐसा ही सोचना है और इस केस में आंसर निकालना है। नाउ यू ट्राई। Now velocity of 1 kg you have to find out when 4 kg goes down by 5 meters। अच्छा ऐसा है। पहला चीज तो ये है, जब 4 kg नीचे जाएगा 5 मीटर, ऐसा 4 kg नीचे जाएगा 5 मीटर, मतलब ब्लॉक यहां पे आ गया होगा। अच्छा तो ये कितना ऊपर गया होगा? 1 kg कितना ऊपर गया होगा? पहला क्वेश्चन तो वही पे नो, क्योंकि ये थ्रेड 2 फोल्ड है। ये 1 मीटर जाएगा तो 2 मीटर का थ्रेड इधर को छोड़ेगा, 2 मीटर जाएगा तो 4 मीटर का थ्रेड इधर को छोड़ेगा, है कि नहीं? यस, इट विल गो अप बाय 5/2 मीटर। अब भी मौका है, जो गलत आंसर दिया था अपना पार्टी बदल सकता है। अगर ये वो सही किया था, चलो गलत आंसर होने के बावजूद काफी सोच लिया था। दूसरा, जब वो यहां पर आके पहुंचा, कौन 1 kg आके यहां पर पहुंचा, तब मान लो 1 kg का वेलोसिटी भी है। क्या कोई बताएगा 5 kg का वेलोसिटी कितना होगा? 5 kg का वेलोसिटी कितना होगा? अरे ये जितना जाता है ये डबल जाता है। ये 2.5 मीटर गया तो ये 5 मीटर आया, इसका स्पीड भी होगा तो इसका स्पीड क्या होगा? बोलो। ये अगर ऊपर 2v, सिंपल, यस। और क्या रखा? इतना समझ में आ गया तो हम क्या कहेंगे, तो क्या लिखेंगे? व्हेन सॉल्यूशन, व्हेन 5 kg 3 kg 4 kg goes down by 5 meter, the 1 kg goes up by 5/2 meter. Now if velocity of 1 kg is v, then velocity of 4 kg is 2v। ये जो थीम है समझ में आ जाना चाहिए। अब सीधे लगाओ फॉर्मूला, हमें तो v चाहिए ना, मतलब 1 kg का वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी ऑफ 1 kg v चाहिए, तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। आगे और क्या रखा है? किसका गेन हुआ? 1 kg का भी वेलोसिटी आ गया, 4 kg का भी वेलोसिटी आ गया। चलो लिखते हैं, हाफ 1 v स्क्वायर, 4 kg का हाफ 4 2v का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी बहुत सी कुछ आपकी हुआ। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी 4 kg का हुआ है, कितना लॉस हुआ? 4g 5। 1 kg का भी तो लॉस हुआ है। नहीं सर, ये तो ऊपर गया। कितना ऊपर गया? 1g 5/2 गेन हुआ, लॉस 1g 5/2 गेन हुआ है 1g 5/2 तो लॉस हुआ। ये सिंप्लीफाई करिए, ये 4v स्क्वायर 4 × 4 16/2 हो गया 8.5 v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मालूम? वो दूसरे वाले मोदी निकलेगा क्या? स्क्वायर त्रिपाठी का 8.5 मतलब 17 कुछ आएगा। अरे 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 अरे, ये तो बड़ा चमत्कार होने वाला है। 4g5 माइनस ये हो गया 14 × 5 200 माइनस 25 175। ओहो, तो हम कहेंगे v स्क्वायर इज
350/17, तो भी निकला कितना? वाओ, हाँ 350/17, बीज रूट ऑफ 350/17। अकेला है भी तो डरने का क्या है, बाकी लोग √60 चिल्लाते रहे। सही आंसर आ गया श्रेया त्रिपाठी को। ये कितना आ रहा है? Sir, Vipin Kumar area. विपिन का था 350/17, विपिन का, ओहो सॉरी, तो विपिन का आ गया दिस मच मीटर पर सेकेंड। ग्रेट, देखा सब एक साथ पढ़ते हैं। विपिन कितना क्लैरिटी के साथ सोचता है, वही उसका खासियत है। एंड नेवर से यू इडियट्स दैट ही इज एन इंटेलिजेंट, ही इज सिंसियर, डेडिकेटेड एंड हैविंग नेचुरल इंटरेस्ट टू लर्न। नेचुरल इंटरेस्ट उसके पास है, इसीलिए कर लेता है। दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या दिया है? देयर इज ए वेज शेप्ड बॉडी ऑफ मास 5 kg, उसके ऊपर और एक 5 kg रखा है, हाइट भी 5 मीटर है। इसको यहाँ से छोड़ दिया गया, फिसल के नीचे आया, नीचे पहुंचा तो स्पीड होगा कितना? कहीं भी कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है। क्या दिया है? दिया है कि नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एट ऑल पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो विपिन कितना उल्टा पुल्टा सोचा है तो ये बनाया। अब शुरू में ये यहाँ पे था, थोड़ी देर के बाद हुआ क्या? हुआ यूं कि ये जो ब्लॉक है वो नीचे नीचे जाने लगा है कुछ वेलोसिटी में। 5 kg का ब्लॉक है, ये भी 5 kg था। थोड़ा सोचो तो, considering the block and waves as a single system। अच्छा, ये रास्ते में जब फिसल के आ रहा था कौन? ये ब्लॉक, तो रास्ता भर इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, ये उसके ऊपर दे रहा होगा, तो ये उसके ऊपर दे रहा होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट ऐसे भी होगा, एक कंपोनेंट ऐसे भी होगा। ये वाला कंपोनेंट इसको प्रेस करेगा, ये वाला कंपोनेंट इसको पुश करेगा। मतलब जब ये फिसल के आएगा तब ये भी इधर मूव करने लगेगा। The wave will also slide. I hope you understood the mechanism behind. During its sliding motion from the top to the bottom, the wave was giving a normal reaction on the block. The block was giving an equal and opposite reaction on the wave. That normal reaction was having a component like this and a component like this. This component was trying to press the wave and increasing the weight of the block. But then this component was pushing it. मतलब because of this force, जब ये फिसल के आने लगेगा, ये भी चलने लगेगा, ये भी चलने लगेगा। सोचो कि साबुन की टिक्की है, आपकी पाँव गिर गया, पाँव तो फिसला, साबुन की टिक्की भी जंप लगाया। क्यों? क्योंकि यू गेव ए नॉर्मल रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ गया? अच्छा, तो अगर हम कहेंगे कंसीडरिंग द ब्लॉक एंड वेज एज ए सिंगल सिस्टम, इसको पूरा सिस्टम मानेंगे, तो इनके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? इसका वेट नॉर्मल रिएक्शन, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन सिस्टम। सो हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स आता है, मोमेंटम चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। सो देयर विल बी no change in momentum in horizontal direction। मतलब initial horizontal momentum will be equal to final horizontal momentum। इनिशियली क्या था? जीरो, सब कुछ तो रेस्ट में था। फाइनली अगर ये 5 kg इधर जा रहा है v में, ये 5 kg इधर कितना जोर से जाना चाहिए कि नेट जीरो होगा? इसका मतलब अगर हम कहेंगे ये v डैश है तो 5v माइनस 5v डैश इसका इज इक्वल टू 0। मतलब हुआ v डैश इज इक्वल टू v। मतलब दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हो गया? अब देखो
अब कहेंगे जब ये यहां से यहां तक गिरा, देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसका हुआ ना, खाली ब्लॉक का नहीं भाई, ये भी तो चलने लगा। कितना हुआ, कितना हुआ, जो भी गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ इट इज एट द कॉस्ट ऑफ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, इस 5 kg का हाफ 5v स्क्वायर, इस 5 kg का हाफ 5v स्क्वायर, हाफ 5v स्क्वायर प्लस हाफ 5v स्क्वायर इज इक्वल टू लॉस कितना हुआ, ये तो जमीन पे था, जमीन पे है, ये नीचे आ गया, कितना 5 मीटर, 5 kg कम डाउन बाय 5 मीटर। सिंप्लीफाई करिए आपको मिलेगा v इज इक्वल टू 5√2 मीटर पर सेकेंड। जिंदाबाद। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस, दैट इज व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय